आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, न्यूरल टिश्यू के बारे में और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये डिफ्यूजन मार्जिन बनाती होंगी। बस आपको जो भी चार ऑप्शन होगा देखिएगा क्या वहाँ डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं आप। अगर करते हैं तो जी हाँ, आंसर आपका वहीं पे होगा। हम बोल रहे हैं कि दे आर एसोसिएटेड, दे आर क्यूबिकल शेप, they are associated with synthesis and secretion but secretion on demand। एरियोला कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि एरियोला बनाता है और जो हमारे स्किन में जो इलास्टिसिटी है, ऐसा नहीं हम स्किन सेल्स को खींच रहे हैं तो टूट गया, ऐसा थोड़ी खींचते हो टूट गया, नहीं टूटता है। ये जो स्किन में इलास्टिसिटी है दैट इज ओनली ड्यू टू द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की कैसे कहाँ पे पाई जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस की दिखती कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन की भैया रेगुलेट कैसे हम करते हैं। दूसरा हमारे यहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है। हमने बोला था कि सीएनएस में अगर हम माइलिन शीथ की बात करते हैं तो यही हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है सीएनएस में माइलिन शीथ बनाने के लिए। हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हालचाल? बढ़िया, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई अच्छी चल रही है और 11th का कोर्स खत्म भी होने वाला है। धीरे धीरे करके 12th का भी खत्म हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन सही चल रहा होगा और आप रिवाइज सही से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य पे। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स जब हम पढ़ेंगे तो इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है जिसमें कॉकरोच पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो उसमें, क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप परेशान होते हो। तो इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एनिमल टिश्यूज के बारे में। पहले हिस्से में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में और दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे हम लोग कॉकरोच के बारे में। तो आज पहला हिस्सा हम लोग खत्म करते हैं इस चैप्टर का, वो है एनिमल टिश्यू। दूसरा हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, बहुत प्यार से समझ के करेंगे। तो एनिमल टिश्यू की शुरुआत करते हैं। लेकिन टिश्यू की शुरुआत करें इससे पहले हमें टिश्यू के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? तो टिश्यू की डिफिनेशन क्या होती है? अगर हम बोलते हैं टिश्यू तो आपके दिमाग में कौन सा फिगर बन के आता है कि क्या है टिश्यू? बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं टिश्यू के बारे में, और टिश्यू के बारे में जब हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यही पढ़ा है हमने आज तक। लेकिन क्या एग्जैक्टली ये सही डिफिनेशन है? तो एग्जैक्टली सही डिफिनेशन है ही नहीं। Tissues are the group of cells which performs a common function, which may or may not structurally same but same in origin। टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो हो सकता हो कि स्ट्रक्चर में या फंक्शन में समान ना हो, परंतु क्या होगा, इनकी ऑरिजिन सेम होगी और सारे टिश्यू या सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके किसी कॉमन फंक्शन को अंजाम दे रहे होंगे। जैसे कि हम बात कर लें अपने यहाँ, तो जैसे नर्वस सिस्टम की ही बात करेंगे या मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, तो मस्कुलर टिश्यू में हमारे सारे टिश्यूज जो हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, जिसकी वजह से वो एक तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी ऑरिजिन जो होती है वो सेम होती है। अब हम जब टिश्यू की बात करेंगे तो हमारे यहाँ एनिमल्स में बात करें तो हमारा पूरा शरीर जो है, हमारा पूरा शरीर चार तरह के टिश्यू से मिलके बना हुआ है। चार तरह के टिश्यू से मिलके बना हुआ है। पहला टिश्यू हमारे होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। तीसरा हम पढ़ते हैं न्यूरल टिश्यू। और चौथा हम पढ़ते हैं क्या? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इन चारों के बारे में हम जिक्र करेंगे। हमारा जो बॉडी है
इन 4 तरह के टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है न्यूरल टिश्यू और चौथा होता है कनेक्टिव टिश्यू। इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, जानेंगे कि ये फंक्शन वाइज कैसे होते हैं या इनकी ओरिजिन कैसी होती है। बहुत पहले बहुत बेसिक्स को अगर याद करिएगा कि बहुत शुरुआत के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, शुरुआत के दिनों में आपने क्या पढ़ा था, तो आपने टिश्यू को क्लासिफाई किया था। टिश्यू को क्लासिफाई किया था उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली। हमने देखा था कि कुछ टिश्यू हमारे यहाँ प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन कहां से प्रोवाइड करते हैं? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। कुछ हमारे यहाँ टिश्यू जो पाए जाते थे वो सपोर्टिंग होते थे, तो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते थे हमारे यहाँ। कुछ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते थे। तो हम सबके डिफिनेशन के बारे में जाएं अगर, तो फंक्शन वाइज सबको डिफाइन किया गया है। जैसे आपके यहाँ 11th में डायरेक्ट एपिथेलियल टिश्यू लिखा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, मस्कुलर टिश्यू लिखा हुआ है और न्यूरल टिश्यू लिखा हुआ है। लेकिन वही इनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो समवॉट कहीं ना कहीं कुछ टिश्यूज हमारे यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ टिश्यू हमारे यहाँ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम बांटते हैं उसको फंक्शन के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, न्यूरल टिश्यू के बारे में और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहला हेडिंग हम डालते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो बेसिक है आपके एनसीईआरटी में जितनी बातें दी हुई हैं और जहां से क्वेश्चन पूछा गया है उस पॉइंट को हम जरूर टेकल करना चाहेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लिया हमने एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू डाल दिया। कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो यहां से पूछे गए। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को पहले हम समझना चाहें तो एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम देखें स्ट्रक्चरली तो कैसे होता है। ये हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाए जाते हैं क्या? बेस में पाया जाता है क्या? ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर पाया जाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलिया पाया जाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पाई जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा, उसके ऊपर हमारे यहाँ एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ये हम बता क्यों रहे हैं जरा समझिएगा। हमने बोला कि ये क्या है? ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दूसरा है हमारे यहां ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा आइटम जो हमारे यहां है वो है हमारा एपिथेलियम। तो सबसे पहली लाइन ये निकल के आती है कि जो हमारा एपिथेलियम होता है, ईपी नाम ही रखा है हमने थीलियम, यानी ऊपर पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के, जो कि अटैच होती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई स्पेस, हमारे एपिथेलियल टिश्यू का मेन जो फंक्शन होता है दैट इज प्रोटेक्शन। दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इनका काम है। जरा समझिएगा, क्योंकि कोई भी सेल जो होती है उसका स्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड होता है। कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि हमारी एपिथेलियल टिश्यू हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो प्रोटेक्शन कहां से? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए जिस भी घर में हम रहते हैं उसकी दीवारें हमें क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। तो हम दीवारों को कमजोर तो बनाते नहीं है, हम चाहते हैं कि जितना ही हैविली बन सके, जितना ही ज्यादा मजबूत होंगी उतना ही ज्यादा हम खुद को प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो जब खुदा ने एक लेयर बनाई, एक टिश्यू बनाई जिसका काम ही है कि आपके शरीर को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो उसकी सेटिंग कुछ ऐसी हुई कि हम बोलते हैं कि नॉर्मल अगर हम सेल देखेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। एक नॉर्मल सेल देखेंगे तो सेल टू सेल के बीच में गैप पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा, एंड दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन अगर वही एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो जो भी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं एपिथेलिया बनाने के लिए, इनके बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है, ऐसा कुछ है। अब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता है, सेल्स के बीच में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है।
कॉम्पैक्टली अरेंज करने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो अगर कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है तो हम उतना चाह के भी उतना बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। अब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता तो डेफिनेट सी बात है यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। अब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती तो है तो सेल ही, और सेल है तो इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ये एनर्जी लेंगे कहां से? तो एनर्जी लेते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। किससे लेते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होकर इनमें ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू इज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे यहाँ बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता है, ये बेसिक फंक्शन है इसका। फिर इसी एपिथेलिया को हम डिवाइड करें तो हमारे यहाँ एपिथेलिया को डिवाइड किया गया। बेसिकली अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लें, एपिथेलियम की बात कर लें तो हमारे यहाँ डिवाइड किया गया। अब सेल्स किस तरीके से अरेंज हैं इसके आधार पे डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। द फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियम and the second one is complex epithelium या compound epithelium। कंपाउंड एपिथेलियम दो हिस्सों में बांटा गया है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम दो हिस्सों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में डिफरेंस क्या है जरा समझ लें। तो एपिथेलियम है तो डेफिनेट सी बात है सेल्स की बनी होगी, सेल्स की बनी होगी तो सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है? इफ सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल रो, इफ सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल रो, अगर जो भी सेल्स एपिथेलियम हमारा बना हुआ है उसमें सेल्स का अरेंजमेंट एक सिंगल लेयर में है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलिया या सिंपल एपिथेलियम बोल रहे होते हैं। अगर सेल्स एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है, अगर सेल्स एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है तो हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है कि सिंपल मतलब सिंपल, सेल्स आर अरेंज्ड सिंपली मींस इन द सिंगल रो, and if we are saying that compound epithelium means cells are arranged in more than one layer। तो इसके हिसाब से हमने एपिथेलिया को क्या किया है, दो हिस्सों में बांटा है। एक को बोल रहे हैं सिंपल एपिथेलिया, दूसरे को बोल रहे हैं कंपाउंड एपिथेलिया। हमने बोल तो दिया है अरेंजमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लेकिन अभी हमने सेल्स की बात नहीं की कि सेल्स होते कैसे हैं हमारे एपिथेलिया में। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो मान लीजिए हमारे यहाँ सिंपल एपिथेलिया का जब जिक्र करेंगे तो तीन तरह की सेल्स यहाँ पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं यहां। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं क्या, स्क्वैमस एपिथेलिया, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, और तीसरा हमारे यहां होता है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। यानी तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं इस एपिथेलिया में। अगर तीनों तरह का सेल्स जो है सिंगल लेयर में अरेंज है तो हम इसे सिंपल एपिथेलिया बोलते हैं। अगर यही तीनों तरह के सेल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो कि एक से ज्यादा लेयर बन रही हो तो हम उसे बोलते हैं क्या, कंपाउंड एपिथेलिया। क्लियर है? कोई समस्या नहीं। अब हम एक एक करके स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलुमिनर एपिथेलियम के बारे में थोड़ा जानते हैं। मान लीजिए हम बोले स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, क्योंकि अगर आप सेल्स कह रहे हैं अलग अलग हैं तो डेफिनेट सी बात है फंक्शन भी अलग अलग होंगे। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करेंगे तो स्क्वैमस में जो सेल्स होती दे आर पॉलीगोनल आर डिस्क शेप सेल।
कैसी? पॉलीगोनल आर डिस्क शेप सेल। पॉलीगोनल या डिस्क के आकार की हमारे यहां सेल्स पाई जाती हैं। इनका कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है, पॉलीगोनल हम दिखा रहे हैं, इरेगुलर सेल्स दिखा रहे हैं, लेकिन सेल्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। हमने बताया ये इसलिए होता है क्योंकि एपिथेलिया का काम भैया हमारे यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो जब हम कोई भी दीवार इसलिए बना रहे होंगे कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो हम दीवार को कमजोर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम, एपिथेलिया हम कोई भी बोलेंगे तो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बट स्क्वेमस एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं दे आर पॉलीगोनल आर डिस्क शेप्ड। बेसिकली ऐसी एपिथेलिया पाई जाती है कहां पे? तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली पाई जाती है। तो जहां भी हमें डिफ्यूजन मार्जिन बनानी होती है, फॉर्म्स डिफ्यूजन मार्जिन, जहां भी हमें डिफ्यूजन परफॉर्म करना होता है वहां की एपिथेलिया जो होती है स्क्वेमस एपिथेलिया की बनी होती है। अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, इन बातों को रटना शुरू करते हो कि भैया स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पाई जाती है। भैया एक ही मेन लाइन आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हो गया है कि इट फॉर्म्स डिफ्यूजन मार्जिन या डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। अब आप सोचिए तो जरा कि अभी तक जब पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने पढ़ ली है, सारे ऑर्गन के बारे में लगभग अवेयर हो गए हैं, तो डिफ्यूजन आप परफॉर्म कहां कहां करते हैं? एक तो हम लंग्स एल्वोलाई में करते हैं दोस्त। लंग्स एल्वोलाई की वॉल किससे बनी होती है? हमारे यहाँ स्क्वेमस एपिथेलिया की। अच्छा, लंग्स एल्वोलाई से अकेले तो डिफ्यूजन होता नहीं है, ब्लड वेसल्स भी तो होती हैं। तो ब्लड वेसल्स की दीवार भी बनी होती है किससे भैया? एपिथेलिया से। और कौन सी एपिथेलिया? स्क्वेमस एपिथेलिया। ऐसे ही हम बोमेंस कैप्सूल जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं आउटर लाइनिंग जो होती है बोमेंस कैप्सूल की, उस किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलिया की। तो एक सब एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस इनके फंक्शन या जनरलाइज फंक्शन को आप समझ जाइएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या काम होगा भैया? तो ये डिफ्यूजन मार्जिन बनाती होंगी। बस आपको जो भी चार ऑप्शन होगा देखिएगा क्या वहां डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं आप? अगर करते हैं तो जी हाँ, आंसर आपका वहीं पे होगा। तो डिफ्यूजन मार्जिन बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लंग्स एल्वोलाई, लंग्स एल्वोलाई, हमारे यहां बात करेंगे तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर हम बात करें तो आउटर वॉल ऑफ, आउटर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। एग्जाम्पल आपके यहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल आपके यहां कहां दिया हुआ भैया? एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं अभी भी बोलूंगा कि एग्जाम्पल पे किट ना करें। आपको कोई भी एपिथेलिया याद करना हो तो बस देख लें कि कौन से फंक्शन के लिए बनाई गई है, और इतना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आपको फंक्शन तो पता ही होगा कि वो फंक्शन कहां परफॉर्म करते हैं। जो दूसरे टाइप की हमारे यहाँ एपिथेलिया है उसे हम बोलते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। बहुत प्यार से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपके यहाँ एनसीईआरटी में क्यूबाइडल और कॉलुमनर का फंक्शन जो है सेम लिखा हुआ है। क्यूबाइडल और कॉलुमनर का फंक्शन सेम लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स या इट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट्स। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में इनका रोल होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ क्यूबाइडल एपिथेलिया होती है उसका शेप अगर देखें तो क्यूबिकल शेप की होती है। जनरली तो हम जब 2D देखते हैं तो हम कुछ ऐसा दिखाते हैं कि किसी ऐसे सेल्स का अरेंजमेंट जिसका बेस जो है ब्रॉड होता है और अपेक्स थोड़ा नैरो होता है, हम ऐसे दिखा रहे होते हैं क्योंकि हम 2D में दिखा रहे हैं आपको। लेकिन यही बात हम जनरली देखना चाहें कि होती कैसी हैं, होती कैसी हैं, तो एक क्यूबिकल शेप की होती है। क्यूबिक अगर हम बनाएं तो इनका फंक्शन थोड़ा सा आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर एक क्यूब बनाएं हम, यानी एक बक्से के आकार की होती है, एक बॉक्स के शेप की होती है, क्यूबिकल शेप की, ठीक है, और ये अरेंज्ड होती हैं। हम बोल रहे हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो डेफिनेट सी बात है कि एक सिंगल लेयर बन रहा होगा ऐसे क्यूबिकल सेल्स की। चलिए अच्छी बात है, क्यूबिकल शेप की है, बक्सा बना है,
तो खुदा ने बक्सा बनाया क्यों होगा? हम बोल रहे हैं इनका काम है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। इनका काम है सिंथेसाइज करना सर्टेन केमिकल्स को और क्या करना, उसे रिलीज करना, सीक्रेट करना। लेकिन ये बक्से नुमा स्ट्रक्चर की क्यों बनी है, इसके पीछे का एक लॉजिक है। यही छोटे छोटे लॉजिक जो है आपके आंसर तक पहुंचाते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में या किसी किताब में खुल के नहीं लिखी हुई है। अब ये बक्से नुमा बनी हुई है और इसका काम है सिंथेसिस करना केमिकल का और सिक्रीशन करना। सिंथेसिस और सिक्रीशन करना है, लेकिन जो भी सिंथेसिस करती है इस बक्से के अंदर ये बना रहता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये जो भी सिंथेसिस करती हैं, जो भी केमिकल सिंथेसाइज करती हैं, बक्से के अंदर पैक है, क्योंकि इनका शेप ही ऐसा है। अब बक्से के अंदर जब पैक है तो बक्से का दरवाजा जब खुलता होगा तो इसके अंदर से केमिकल रिलीज होता होगा। यानी बक्से का दरवाजा हमेशा तो खुलता नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है, हमारे क्यूबाइडल एपिथेलियम का फंक्शन जरूर है कि ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं, बट सिक्रीशन ऑन डिमांड। जब जरूरत पड़ती है तब सिक्रीशन यहां से होता है, इस बात को जेहन में रख लीजिएगा। तो कहां पाई जाती होंगी? जैसे मान लीजिए आपके यहां डाइजेस्टिव जूस जो रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो रिलीज होते हैं, क्या वो हमेशा रिलीज होते रहते हैं? नहीं। आप खुद बोलते हो कि जरूरत पड़ने पे हमारे यहां डाइजेस्टिव जूस रिलीज किए जाते हैं, यानी जरूरत ना पड़ने पे हम बक्से में बंद रखते होंगे। जब जरूरत पड़ी भैया बक्से का दरवाजा खोला और सिक्रीट कर दिया। मींस हम बोल रहे हैं कि दे आर एसोसिएटेड, दे आर क्यूबिकल शेप, they are associated with synthesis and secretion but secretion on demand। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, associated with synthesis and secretion, cubical in shape, cubical in shape and associated with synthesis and secretion। सिक्रीशन जब भी आप लिखेंगे तो जेहन में एक बात जरूर रखिएगा कि सिक्रीशन ऑन डिमांड करती हैं। सिक्रीशन ऑन डिमांड, जरूरत पड़ने पे इनसे सिक्रीशन होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। हमेशा नहीं सिक्रेट करती रहती हैं, सिक्रीशन ऑन डिमांड होता है। हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे यहां ट्यूब्स हैं, जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं एंड डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड हैं, वो कैसे बनी होती हैं? वो बनी होती हैं हमारे यहाँ क्यूबाइडल एपिथेलियम की। जितने भी ग्लैंड्स हैं या डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स हैं या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वहां पे हमारे यहाँ क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। क्लियर है? बस बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान है। तीसरा हमारे पास आइटम जो है वह है क्या? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसको स्ट्रक्चरली देखें तो हम बोलते हैं टॉल ब्रिक शेप की सेल होती है, यानी ऐसे ऐसे लंबे लंबे सेल्स पाए जाते हैं। ध्यान रहे, जो भी हमने एपिथेलिया बनाया है उसके नीचे ऐसा जो लाइन दिखाया है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी। पर्पस बस यही होगा कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इनको क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब हमारे यहाँ जो कॉलुमिनर एपिथेलियम होती है, इसमें जो सेल्स होती हैं टॉल ब्रिक शेप की सेल होती हैं, ईंट के आकार की, और इनका न्यूक्लियस जो होता है इलोंगेटेड होता है, थोड़ा हर सेल से हम बड़ा दिखा रहे होते हैं। टॉल ब्रिक शेप सेल्स विथ इलोंगेटेड न्यूक्लियस, पहले ये बात लिख लें, टॉल ब्रिक शेप सेल with elongated nucleus, with elongated nucleus। अब ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दे आर एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अब एक बात दोनों में लिखा हुआ था सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, हमने एक बात आपसे एकदम अलग करा दी है कि ऐसे जगह सिक्रीशन जहां पे सिक्रीशन जरूरत पड़ने पे हम करते होंगे वहां पे क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होगी, अदरवाइज जहां पे एपिथेलिया होगी वो बनी होगी किसकी? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की।
तो हमारे यहाँ गैस्ट्रिक म्यूकोसा देखेंगे तो वहां पे कॉलमनर इपिथेलियम पाया जाएगा। तो हम बोलते हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें अलग अलग फॉर्म्स मौजूद होते हैं। कहीं कहीं पे यही हमारा जो कॉलमनर इपिथेलियम है वो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, तो हम बोलते हैं ग्लैंडुलर कॉलमनर हो गया, ग्लैंडुलर कॉलमनर। और कहीं कहीं पे इसके सरफेस पे सीलिया पाई जाती है तो हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर। कहीं कहीं पे ग्लैंडुलर कॉलमनर बोल रहे होते हैं और कहीं कहीं पे क्या बोल रहे होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर बोल रहे होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्लैंडुलर कॉलमनर में जो हमारी कॉलमनर सेल्स हैं वही मॉडिफाई होके क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं। जैसे ऐसे एक कॉलमनर इपिथेलियम, ऐसे कॉलमनर सेल्स, ये मॉडिफाई हो गई और गॉबलेट सेल बना ली, जो कि क्या रिलीज करेगा आपके यहाँ म्यूकस रिलीज करेगा। आप अपने गैस्ट्रिक पिट में देखे भी होंगे कि ऐसी सेल्स पाई जाती। यही हमारे कॉलमनर सेल्स का क्या है, मॉडिफिकेशन। क्या है भैया, मॉडिफिकेशन। ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कॉलमनर एपिथेलिया है वो मॉडिफाई होती है, कहीं कहीं पे ग्लैंड्स बनाती है तो हम उसे बोलते हैं क्या, ग्लैंडुलर कॉलमनर। और कहीं कहीं पे इसके मार्जिन पे सीलिया पाया जाता है तो हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर। इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। सीलिया जो होता है हमारे यहाँ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। सीलिया हमेशा ऐसे मत सोचिएगा, हम पढ़ाते हैं तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं तो सीलिया अपने हिसाब से डांस कर रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीलिया हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करती है। अभी आपको एग्जाम्पल में मैं प्रूव कर दूंगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। सीलिया हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ सिलिएटेड कॉलमनर में हम दिखा रहे हैं ऐसे सीलिया सरफेस पे पाई जाती है। अब आपके यहाँ जो सबसे पेट एग्जाम्पल है आपके यहाँ, वो पेट एग्जाम्पल है क्या इसका, एंड दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। जरा ध्यान से समझिएगा है क्या और पाया कहां जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, हमारे यहाँ जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो रिस्पायरेशन का रास्ता है, उसमें कुछ सेल्स बड़ी होती हैं और कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर ग्लैंड बना लेती हैं। कुछ सेल्स तो बड़ी हैं, चूंकि कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स हैं तो बड़ी होंगी, और कुछ मॉडिफाई होकर क्या बना लेती हैं, ग्लैंड्स बना लेती हैं। ऐसे कुछ मॉडिफाई होकर क्या बना ली भैया, ग्लैंड्स बना ली ऐसे। तो हम बोलते हैं कि जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है उसका इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देती है। हमें लगता है इनके न्यूक्लियस के अरेंजमेंट की वजह से हमें दिखाई देता है ऐसे कि सेल्स एक से ज्यादा लेयर में अरेंज हैं, इसीलिए हम इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोल रहे होते हैं। यहाँ पे जो बड़ी सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे सीलिया पाया जाता है, और जो छोटी सेल्स हैं वो मॉडिफाई होकर क्या बना ली हैं, ग्लैंड बना ली। अब हमारे यहाँ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, बेसिकली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो भी जैसे भी एपिथेलियम पाई जाएगी उसका अपना फंक्शन होगा। जैसे यही एपिथेलिया अगर पाई जाती है, हमारे यहाँ फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सिलिएटेड एपिथेलिया पाई जाती है, और वहां पे फंक्शन क्या होता है कि ओवरी से जब एग रिलीज होता तो उसको यूट्रस की तरफ मूव कराने के लिए जिम्मेदार होती है सीलिया। जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो यहाँ जब भी हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू जो भी डस्ट पार्टिकल इनहेल कर रहे हैं हम, तो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना एक काम म्यूकस का होगा, इसलिए यहाँ ग्लैंड बना हुआ है। और जैसे ही म्यूकस ट्रैप करेगा, जरा सोचिएगा इस बात को, सीलिया के पास तो दो रास्ते होते हैं अगर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता तो, कि भैया या तो ये गंदगी फेफड़े में भर दे या तो बाहर निकाल दे। लेकिन मैंने बताया कि सीलिया हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करती है, इसीलिए जो भी म्यूकस ने ट्रैप किया है डस्ट पार्टिकल उसे बाहर निकालने का प्रयास करती है, और बाहर निकालते हैं हम उसे, ताकि हमारे लंग्स में कंजेशन ना हो। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल आपका पूछा गया है, तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। क्लियर है भैया, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास दूसरा जो भाई है उसका नाम है कॉलमनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलिया।
कभी भी हम फोकस नहीं करेंगे कि आप एग्जाम्पल्स रटिए, क्योंकि आपके पास एक बात का एग्जाम्पल थोड़ी है, हर बात का तो आपके यहाँ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल रटने का प्रयास नहीं करिए, जब फंक्शन समझ लेंगे तो आपके पास ऑप्शन में खुद ही दिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स रटिएगा, परेशान हो जाइएगा। बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलिया की। हमने बोला था कि यहाँ पे सेल्स जो अरेंज होती हैं वो एक से ज्यादा लेयर में अरेंज होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एपिथेलिया का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ प्रोटेक्शन थोड़ा हमने बढ़ा दिया। तभी तो जैसे हम घर के दरवाजे, घर बनाते हैं, घर में दीवारें बनाते हैं, लेकिन जो मेन दीवारें होती हैं वो थोड़ी मजबूत बनवाते हैं, तो वहां पे थोड़ा हम प्रयास करते हैं कि वो मोटी हो ज्यादा, जबकि हम अंदर की जब दीवारें बना रहे होते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। तो सेम आपके बॉडी में भी ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट किया गया है। जो आपका हिस्सा, बॉडी का पार्ट जो ज्यादा एक्सपोज्ड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसमें प्रोटेक्शन थोड़ा ज्यादा जरूरत थी, तो उसको कंपाउंड एपिथेलिया से बनाया गया। तो कंपाउंड एपिथेलिया में अगर हम देखेंगे तो हम बोल रहे हैं कि सेल्स आर अरेंज्ड इन मोर देन वन लेयर। सेल्स यहां पे एक से ज्यादा लेयर्स में अरेंज होती हैं, ठीक है। चलिए हम लेयर्स दिखा दें, तो पहले तो हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो सबसे बेसल सेल्स होती हैं हमेशा क्या होती हैं, क्यूबाइडल सेल्स होती हैं। किसके केस में, कंपाउंड एपिथेलिया के केस में। यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास क्या होंगी भैया, क्यूबाइडल सेल्स होंगी। क्यूबाइडल सेल्स के बाद जो है पॉलीगोनल सेल्स का लेयर पाया जाता है, ऐसे 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 ऐसे। आपने डायग्राम देखा होगा अपने एनसीईआरटी में, ऐसे ऐसे लेयर पाया जाता है पॉलीगोनल शेप का, 2 से लेके 4 जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से। दे आर इरेगुलर पॉलीगोनल सेल्स एंड दे जस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर है, ऐसे ऐसे सेल्स दिखाए गए होंगे, हम ऐसे बना लेते हैं। ऐसे क्या करते हैं, बना लेते हैं, बस बताने के लिए आपको कि बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती है यहाँ सेल्स की, इसीलिए हम कंपाउंड एपिथेलिया इसे बोल रहे हैं। लेकिन इसकी भी खासियत है कि भैया जो बेसल सेल होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद, वो हमेशा क्या होगी, क्यूबाइडल सेल्स होंगी। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और यहां क्या हो गया, ये पॉलीगोनल सेल्स हो गई और एक क्यूबाइडल सेल्स हो गई, ठीक है। तो एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है, इसलिए कंपाउंड एपिथेलिया बोल रहे हैं। आपके सिलेबस में ज्यादा जिक्र तो नहीं है, लेकिन हम इसकी मार्जिन की सेल्स कैसी हैं, यानी ऊपर कैसी सेल्स पाई जा रही हैं, इसके हिसाब से बात करें तो हम 3 हिस्सों में इसे भी बांट लेते हैं। कंपाउंड स्क्वैमस, कंपाउंड कॉलुमनर और कंपाउंड यानी जो मार्जिन सेल्स हैं वो कैसी हैं उसके हिसाब से हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और कहीं ना कहीं कंपाउंड बोल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं अगर ये सेल्स एसोसिएटेड है उनके मार्जिन पे, तो उनके फंक्शनल रोल को डिफाइन कर रही होंगी। यानी कॉम्प्लेक्स स्क्वेमस एपिथेलियम वहां पाई जाती होगी जहां डिफ्यूजन तो हमें करना ही करना है, लेकिन मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। कॉम्प्लेक्स क्यूबाइडल वहां पाई जाती होगी, या कंपाउंड क्यूबाइडल वहां पाई जाती होगी जहां पे हमें सिक्रीशन तो करना ही करना है, विद मैक्सिमम प्रोटेक्शन करना है। कंपाउंड कॉलुमनर का भी फंक्शन यही होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एपिथेलियल टिश्यू दिया हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, तो बेसिकली इनके फंक्शन को समझ के आपको जवाब देना होगा। 3 बातें और, जब भी हम बात करते हैं सिलिएटेड की, तो एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हम सीलिए की बात करते हैं तो सीलिया 3 फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे। कौन सा फॉर्म है भाई, तो पहला होता है माइक्रोवेलाई,
दूसरा होता है हमारे यहाँ स्टीरियोसीलिया, और तीसरा होता है हमारे यहाँ, स्टीरियोसीलिया को काइनोसीलिया भी बोलते हैं, तीसरा होता है काइनोसीलिया सीलिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तीनों का फंक्शन समझ लीजिए। जब हम माइक्रोवेलाई कहते हैं तो ये माइक्रोवेलाई आउटग्रोथ्स होती हैं और बेसिकली ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों? फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी हम सरफेस एरिया को जहां पे एब्जॉर्प्शन के पर्पज से बढ़ा रहे होंगे वहां पे हम बोलेंगे माइक्रोवेलाई पाई जाती है, और माइक्रोवेलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा होगा माइक्रोवेलाई पाई जाती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में देखा होगा आपको कि वहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करना होता है, तो हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया पाई जाती है। जब हम बात करेंगे स्टीरियोसीलिया की तो स्ट्रक्चर वाइज एपिथेलिया कुछ ऐसे मॉडिफाई होती है, दैट विल इंक्रीज सरफेस एरिया। बस ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया। लेकिन यहां पे सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज नहीं किया गया है कि हम किसी चीज को एब्जॉर्ब करें, सरफेस एरिया बढ़ाया गया है। अब जैसे याद करिए कि हम एपिडिडाइमिस की बात करें अगर हम, तो हम बोलते हैं कि हमारे यहां एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, तो वहां सरफेस एरिया तो हम बढ़ा के रखते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म हम स्टोर कर सके। तो वहां पे जो एपिथेलिया पाई जाती होगी उसके पास स्टीरियोसीलिया होगा। जब हम बात करेंगे सीलिया की तो हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब हम बोलें कि माइक्रोवेलाई पाई जाती है या स्टीरियोसीलिया पाया जाता है या सीलिया पाया जाता है, तो इनका फंक्शन क्या होगा और किस एडॉप्टेशन से बने होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? यस, इतनी बात क्लियर हो गई तो हम दूसरे टिश्यू में चलते हैं जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। जिसका नाम है क्या? कनेक्टिव टिश्यू। जिसका नाम है भैया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बोलते हैं तो हम बोलेंगे क्या? इट कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स टुगेदर विदाउट डिस्प्लेसिंग देयर प्लेस। हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। तो इस कनेक्टन का मतलब ये नहीं है कि दिल हमारा जाता होगा किडनी से पूछता होगा पास में जाके कि भाई साहब कैसे हो, ऐसा नहीं है। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, लेकिन उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इनके बीच में जो कनेक्शन स्टेब्लिश है उसके लिए जो टिश्यू जिम्मेदार है उसी को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मींस कनेक्टिव टिश्यूज आर द टिश्यूज व्हिच कनेक्ट्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर विदाउट डिस्प्लेसिंग देयर प्लेस। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और उनके बीच का प्लेस जो है डिस्प्लेस नहीं होता। अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हमने बेसिकली इतने हिस्सों में डिवाइड कर लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने फंक्शन को भी कहीं ना कहीं दर्शाया इसमें। हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं जिनका काम बेसिकली जो है कनेक्ट करना है। कुछ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कुछ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में तो दो तरह के होते हैं, लूज और डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज की बात करेंगे, सॉरी, लूज की बात करेंगे तो जो हमारे यहां एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है,
जो हमारे यहाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है हम बोलते हैं क्या भैया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि एरियोला बनाता है। और जो हमारे स्किन में जो इलास्टिसिटी है, ऐसा नहीं हम स्किन सेल्स को खींच रहे हैं तो टूट गया, ऐसा थोड़ी खींचते हो टूट गया, नहीं टूटता है। ये जो स्किन में इलास्टिसिटी है दैट इज ओनली ड्यू टू द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारे यहाँ एडिपोज टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू होते हैं, और एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो होते क्या है, वो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ एडिपोसाइट सेल्स। फिर हम यहाँ डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर में हम टेंडन और लिगामेंट का जिक्र सुनेंगे, टेंडन और लिगामेंट का जिक्र सुनेंगे। जो टेंडन होता है उसके लिए बस एक ही लाइन याद करना है लास्ट में आपको, एम्बी टेंडन। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन से जोड़ता है उसे टेंडन बोलते हैं, और जो हमारे यहाँ बोन को बोन से जोड़ता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं। तो बबली याद कर सकते हैं आप। तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए। फिर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में, और किसके बारे में पढ़ते हैं, लिम्फ के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने विधिवत पढ़ रखा है। फिर हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो बनता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ इधर मेड अप ऑफ बोन और मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये हमारे यहाँ जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। आप इजिली इसी फॉर्म में बना के इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख सकते हैं। जैसे एरियोलर टिश्यू प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द स्किन, एडिपोज टिश्यू स्टोर एक्स्ट्रा फैट, टेंडन कनेक्ट्स मसल विद द बोन, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन विद द बोन। अगर इफ यू टॉक अबाउट द ब्लड, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बहुत विशेष तरीके से पढ़ा है। लिम्फ का भी जिक्र हमने किया था, दे आर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्ट करते हैं एज ए मिडिल मैन। बोन की बात हमने की थी, बोन बोला था हमने कि हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी है, और हमारे यहाँ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कार्टिलेज का बना होता है और कुछ में बोन का बना होता है। जैसे हम फिशेस पढ़ा करते थे, एनिमल किंगडम में पढ़े थे कार्टिलेजिनस फिशेस, तो हम इसी के बेसिस पे बोला करते थे कि उनका एंडोस्केलेटन जो बना होता है किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं। बोन रिजॉर्प्टिव सेल को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और कार्टिलेज रिजॉर्प्टिव सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ये सवाल आपसे पूछे गए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। बेसिक बात है कि आपको डेफिनेशन पे स्टिक रहना है कि कनेक्टिव टिश्यूज आर द टिश्यू व्हिच कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स टुगेदर विदाउट डिस्प्लेसिंग देयर प्लेस। अब तीसरा टिश्यू हमारे पास आता है वो मस्कुलर टिश्यू। क्या आता है भैया, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, कि भैया हमारे यहाँ जो बॉडी वेट है उसका 40 से 50% हिस्सा, 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट कौन बनाता है भैया, तो हमारे यहाँ मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। हमारे यहाँ मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी पढ़ा था, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक हैविंग प्रॉपर्टी। मस्कुलर टिश्यू के पास प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंड दैट इज एक्साइटिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, और इलास्टिसिटी मसल्स के पास हमारी प्रॉपर्टी कुछ पाई जाती है जिसमें एक्साइटिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, फिर हम बात करें तो एक्सटेंसिबिलिटी है और इलास्टिसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे मस्कुलर टिश्यू में पाई जाती हैं। अब मस्कुलर टिश्यू को हमने उनके लोकेशन के हिसाब से, उनके अपीयरेंस के हिसाब से और उनके रेगुलेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया है फर्दर, यानी मसल्स टिश्यू आर फर्दर क्लासिफाइड, मसल्स टिश्यू
means muscular tissues are further classified on the basis of मसल्स टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पे? तो बेसिस की बात करें तो हमने पहले ही बात कर ली अपने मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस and that is on the basis of regulation. तीन चीजों के बेसिस पे हमने मस्कुलर टिश्यू को अपने यहाँ क्या किया भैया? क्लासिफाई किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की कैसे कहां पे पाई जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस की दिखती कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन की भैया रेगुलेट कैसे हम करते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन के हिसाब से तो हमने देखा कि हमारे यहाँ स्केलेटल मसल पाई जाती है और बेसिकली दे आर एसोसिएटेड विद आवर बोनी स्केलेटन, स्केलेटल मसल कहते हैं। दूसरा हमने बोला कि हमारे यहाँ कुछ मसल्स जो होती हैं हमारे विसरल आर्गन से एसोसिएट होती हैं, तो हमने उसे विसरल या स्मूथ मसल बोला। और तीसरा हमने बोला कि एक मसल हमारे यहाँ पाई जाती है जो हमारे हृदय में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है, जिसे हमने नाम दिया कार्डियक मसल। तो लोकेशन के हिसाब से तीन तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल या विसरल मसल और कार्डियक मसल। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो स्केलेटल मसल में हमने पढ़ा था कि यहाँ स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं, इसीलिए इसे स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल में ऐसा कोई स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। और फिर अगर हम बात करेंगे तो यहां पे भी कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशंस पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रिएशंस पाई जाती। फिर हम बात करें इनका रेगुलेशन कैसा होता है। जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो वॉलंटरली कंट्रोल होती है, यानी हमारे अपने कंट्रोल में होती है। जो स्मूथ मसल होती है या अनस्ट्रिएटेड मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है। क्या होती है? इनवॉलंटरी, यानी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। और सेम कहानी हमारे दिल का भी, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, इनवॉलंटरी। लेकिन हमारे अपने कंट्रोल में बस पंप करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू का जिक्र है, जिसको हमने बेसिकली पढ़ भी लिया है। किस चैप्टर में? हमने पढ़ रखा है, इसीलिए इस बार एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को ही खत्म कर दिया है। अगले सेशन में चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाएगा आपको, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ते हैं, न्यूरल टिश्यू हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहीं ना कहीं हम पढ़ लेते हैं, कहाँ पे? अपने यहाँ ब्लड में पढ़ लेते हैं, बोन में पढ़ लेते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि हमारे यहाँ क्लासिफाई किया गया है इनके बेसिस पे। फिर हम बात करें हमारे यहाँ जो नेक्स्ट टिश्यू है वो न्यूरल टिश्यू। क्या है? न्यूरल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू जो हमारे यहाँ वो है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू याद करिए, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हमारे यहाँ जब भी हम टिश्यू का जिक्र करते हैं तो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन व्हिच मे और मे नॉट स्ट्रक्चरली सेम बट सेम इन ऑरिजिन। क्लियर है? ओके। जब हमने नर्वस टिश्यू की बात की थी तो हमने बताया था कि ऐसे तो हम बचपन से जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें बस न्यूरॉन दिख रहा होता है, हमें लगता है कि बस वही नर्वस सिस्टम बनाता है हमारा पूरा। लेकिन जब नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नर्वस टिश्यू जो होते हैं चार तरीके के होते हैं। जो पहला टिश्यू होता है उसे बोलते हैं न्यूरोग्लाया। क्या बोलते हैं भैया? न्यूरोग्लाया। न्यूरोग्लाया बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि 50% पार्ट जो है या 50% से अधिक हिस्सा हमारे नर्वल टिश्यू का कौन बनाता है? न्यूरोग्लाया बनाती है। फिर हम दूसरी तरह का सेल देखते हैं जिसका नाम है न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल। हम केवल न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तीसरा हम सेल देखेंगे एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल्स। और तब उसके बाद जाके हम चौथा सेल देखेंगे, उसका नाम है न्यूरॉन।
न्यूरॉन। इन चारों के बारे में आपको मैं बेसिकली बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में, नर्वस टिश्यू के, नर्वस सिस्टम के, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करेंगे अगर, तो हमने बताया था कि न्यूरोग्लाया 50% पार्ट बनाती है हमारे यहाँ किसका, नर्वस टिश्यू का 50% पार्ट। अब चूंकि अपने नर्वस सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा कि जो न्यूरोग्लाया होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 तरह की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह की होती है। याद होगा? नहीं याद होगा तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पछताए हो तो क्या। ठीक है, तो सीएनएस और पीएनएस की बात करेंगे। सीएनएस में क्या होगा, 3 तरह की सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स। दूसरा हमने बोला था ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और तीसरा हमने बोला था माइक्रोग्लाया, माइक्रोग्लाया। बताना तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी थी ये पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी को कंप्लीट करते हुए इनके फंक्शन बता दूं। एस्ट्रोसाइट के बारे में मैंने बताया था कि दे फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं और बेसिकली इनका फंक्शन होता है कि हमारे न्यूरॉन को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा हमारे यहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है। हमने बोला था कि सीएनएस में अगर हम माइलिन शीथ की बात करते हैं तो यही हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है सीएनएस में माइलिन शीथ बनाने के लिए। माइक्रोग्लाया की जब हम बात करते थे तो हमने बताया था कि माइक्रोग्लाया एक पोटेंट क्या होती है, फैगोसिटिक सेल्स होती है। फिर पीएनएस में हमने जिक्र किया था किसका, स्वान सेल का। और सैटेलाइट सेल का। स्वान सेल के बारे में हम बोलते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स में जो हमारे यहां बनता है क्या, माइलिन शीथ बनता है, वो कौन बनाती है, स्वान सेल्स बनाती हैं। सैटेलाइट सेल भी फैगोसिटिक इन नेचर होती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हमने देखा था कि न्यूरॉन्स जो या नर्वस सिस्टम के बारे में जो हमें आइडिया है कि इनके सेल्स नर्व इंपल्स कैरी करते हैं, लेकिन हमारे ही नर्वस सिस्टम में कुछ सेल्स ऐसी पाई जाएंगी जो क्या करती हैं, वो सर्टेन केमिकल सिंथेसाइज करती हैं। इसके लिए हमने हाइपोथैलेमस एग्जांपल लिया था और बताया था कि हमारे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो होते हैं वो केमिकल्स भी बनाते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है इंटीग्रेशन सेंटर की तरह काम करता है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यानी हमारे हाइपोथैलेमस में पाई जाने वाले कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सर्टेन केमिकल्स बनाते हैं, हमने देखा था उसे। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पोस्टीरियर लोब के हार्मोन कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं। फिर तीसरा हम इपेंडाइमल सेल्स की बात करें तो हमने बोला था क्या, हमने देखा था कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं। हमारे ब्रेन खोखला होता है और वेंट्रिकल पाई जाती है तो उस खोखले स्ट्रक्चर में क्या भरा होता है, सीएसएफ भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कॉन्टिन्यूअसली बनता है और कॉन्टिन्यूअसली ड्रेन भी होता है। ये मूव करता रहता है ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, और जब कोई भी चीज मूव करती है तो डेफिनेट सी बात है मूव कराने वाला पार्ट चाहिए। तो हमारे यहाँ जो वेंट्रिकल्स होती हैं ब्रेन की, उस पे जो एपिथेलिया पाई जाती है लाइनिंग पे, उसे हम एपेंडाइमल सेल्स बोलते हैं। बेसिकली दे आर सिलिएटेड सेल्स एंड दे हेल्प इन द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बताया था इसके बारे में। फिर जो चौथा आइटम था न्यूरॉन, जिसके बारे में हमने एग्जैक्टली डिटेल में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि जो न्यूरॉन होते हैं उन 2 हिस्सों के बने होते हैं, सेल बॉडी एंड प्रोसेसेस। सेल बॉडी एंड प्रोसेसेस, सेल बॉडी में देखा था हमने कि प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स ज्यादा पाई जाती हैं। हमने डिफाइन किया था अपने न्यूरॉन को कि दे आर सिंपल यूकैरियोटिक सेल्स which are characterized by the presence of Nissel's granule and neurofibrils। क्लियर है? Nissel's granule क्या है? प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स हैं। इट मे बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इट मे बी राइबोसोम्स, बट दे आर प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय द निसेल्स। ओके, फिर हमने बात की थी न्यूरोफाइब्रिल्स की। हमने बताया था कि न्यूरॉन का जो स्केलेटन होता है या जो फ्रेमवर्क होता है वो कौन बनाता है, न्यूरोफाइब्रिल बनाती है। न्यूरोफाइब्रिल थ्रू आउट द न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि निसेल्स ग्रेन्यूल केवल साइटोन में पाई जाती है। साइटोन का वह हिस्सा जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते थे हम लोग, जिसे ट्रिगर जोन बोला करते हैं। क्लियर है? एक्सॉन हिलॉक में हमारे यहां देखेंगे निसेल्स ग्रेन्यूल नहीं पाई जाती। डायग्राम को बहुत क्लियरली समझिएगा तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने देखा था कि सेल बॉडी के बाद हमारे यहाँ प्रोसेसेस पाए जाते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है आउटग्रोथ, और आउटग्रोथ 2 तरीके के थे, कैरेक्टर वाइज, नेचर वाइज। एक आउटग्रोथ ऐसा था जो नर्व इंपल्स को साइटोन या सेल बॉडी की ओर लेके आता था, जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं।
और एक जो हमारे पास आउटग्रोथ था, प्रोसेस था, जो नर्व इंपल्स को साइटोन से दूर लेके जाता है, उसे हम इफरेंट कहते हैं और नाम देते हैं एक्सॉन। तो इतने तरह के टिश्यू आपके यहाँ एनिमल में, हमने बताया था कि बेसिकली 4 तरह के टिश्यू जो होते हैं मिलके पूरे एनिमल को बनाते हैं। 4 तरह के टिश्यू मिलके पूरे एनिमल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इतना टिश्यू आपने रिकॉल कर लिया होगा, इतना याद कर लिया होगा। चलिए अगर याद कर लिया इतना तो इतना जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कॉकरोच वाले भाई साहब के साथ और कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर का पढ़ने का कोई अपना वजूद नहीं है। ये चैप्टर्स टुकड़ों में डिवाइडेड है और जो कि ऑलरेडी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। बस आपको समेटना है साथ में। तब तक समेटने के बाद मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।